जो तरक्की करनी शुरू की है मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता तालीमी और इक्तिसादी एतबार से, उसको तोड़ने की बड़ी भरपूर ये कोशिश है। और उसके लिए कानून को तोड़ना, अदालतों का एहतराम न करना और हर सूरत से सरकार के जरिए कानून अपने हाथ में लिए जाने की हरकतें इस मुल्क में की जा रही हैं। इसके अलावा एक ये एजेंडा बहरहाल है, और जो बार बार इस मुल्क में कहा गया है, बड़े बड़े लीडर्स के बयानात आए हैं कि हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए खून का दरिया बहाना है। ये बयानात बहुत बड़े बड़े लीडर्स के इस मुल्क में आए हैं। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तरमीम करनी है, ये बयानात खुद इसी सरकार के वजीरों के आते रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम चर्चा है। इसमें खास तौर पर जो हम बात करेंगे वो ये कि रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर दंगे फसाद की खबरें आईं और कई जगहों पर ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल जैसे तैयारी थी। अब भी बहुत सी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें कुछ दंगा करने वाले लोग, कुछ भड़काने वाले लोग मस्जिद पर जाकर के भगवा झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं और कई इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं और इसमें सरकार बिल्कुल खामोशी से देख रही है। इस वक्त जो हमारे पास खबर है वो ये कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कुछ वाकयात हुए हैं। और मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अहम बात कहने की, बताने की यह है कि वहां उनके मुताबिक जहां से पत्थर आए जुलूस पर, उन मकानों को, दुकानों को तहस नहस कर दिया जाए और उन्होंने बुलडोजर से 50 घरों और दुकानों को, यानी सरकार के ऑर्डर से मुनहदिम भी कर दिया, डेमोलिश कर दिया है। ये बहुत ही गैर मामूली वाकया इसलिए है कि कोई भी वाकया होता है वो अदालत में जाता है और अदालत के फैसले के मुताबिक कोई सजा दी जाती है या बेगुनाह होता है तो उसे छोड़ा जाता है। इसके अलावा किस तरह से इसका कोई इलेक्शन से फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, आने वाले राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनसे इसका क्या ताल्लुक है और मुस्लिम लोग इसको किस तरह से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और इसमें डराने का कितना मामला है और इलेक्शन जीतने का कितना मामला है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने एक बार फिर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये पिछले 5 स्टेट के इलेक्शन के बाद, 4 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी थी, उसमें क्या कुछ हुआ कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं जो वाकयात हुए हैं? देखिए, 5 स्टेट्स का इलेक्शन का रिजल्ट 10 मार्च को आया था और उसके बाद से मुस्तकिल कोई ना कोई तूफान किसी ना किसी स्टेट में मचा हुआ है। खास तौर पर ये तूफान मचा उन रियासतों में जहां इस साल के आखिर में और 2023 के दरमियान में इलेक्शन होने वाले हैं। अब वो रियासतें कर्नाटक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। इन्हीं रियासतों में इलेक्शन है। गुजरात में, हिमाचल में भी है इलेक्शन, लेकिन हिमाचल में चूंकि 1% मुस्लिम पॉपुलेशन है इसलिए वहां पे ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन ये तमाम जो 6 रियासतें भी हैं, इनमें ये सब कुछ बहुत शिद्दत के साथ 10 तारीख के बाद शुरू हुआ है। वो तमाम इशू जो हलाल का इशू है या फल वालों को फल बेचने से रोकना है, इकोनॉमिक बाइकआउट की कॉल है, हिजाब की कॉल है, ये शाहजहान का मसला, ये सब 10 मार्च के बाद से शुरू हुए हैं। तो जीत का जो नशा है, ऐसा लगता है कि जो कम्युनल एंगल से 5 रियासतों को जीता गया है, उसी तजुर्बे को दोहराने की कोशिश की जाएगी बाकी के स्टेट्स में, जहां पर सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी तमाम जगहों पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन को लूज करने वाले हैं, इसलिए इस शिद्दत से 1 साल पहले ही ये सब कुछ शुरू किया जा रहा है। ये एक एस्पेक्ट है जो इलेक्शन से रिलेटेड है।
दूसरा एस्पेक्ट ये बहरहाल है कि इलेक्शन तो साल में 2 मरतबा कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, और अब आलम यह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन होता है, तो सीधे वजीर आजम और वजीर दाखिला वो इलेक्शन लड़ाने के लिए जाते हैं। हमने कभी पहले नहीं देखा था कि किसी भी शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में वजीर आजम जाते हों खुद, या वजीर दाखिला जाते हों। अब जाने लगे। तो ऐसे में बीजेपी इलेक्शन को कितना सीरियसली लेती है, और बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे कत्लेआम के जरिए इलेक्शन जीतना पड़े, चाहे आगजनी के जरिए जीतना पड़े, उन्हें हर सूरत में इलेक्शन जीतना है। इसके अलावा एक ये एजेंडा बहरहाल है, और जो बार बार मुल्क में कहा गया है, बड़े बड़े लीडर्स के बयानात आए हैं कि हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए खून का दरिया बहाना है। ये बयानात बहुत बड़े बड़े लीडर्स के इस मुल्क में आए हैं। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तरमीम करनी है, ये बयानात खुद इसी सरकार के वजीरों के आते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो सबसे बड़ा चैलेंज इस सरकार, इस पार्टी को, बीजेपी को लगता है, वो मुसलमान लगते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में भी मुसलमान आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के रास्ते में भी मुसलमान आते हैं, सेकुलरिज्म को खत्म करने के रास्ते में भी मुसलमान है, हिंदू राष्ट्र के रास्ते में भी मुसलमान है। ये उनका वहम है, और इस वहम को दूर करने के लिए ये जरूरी है कि मुसलमानों को डरा धमका के रखा जाए, और उनकी जो इक्तिसादी कमर है वो भी तोड़ी जाए, तालीमी कमर भी तोड़ी जाए। जो तरक्की करनी शुरू की है मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता, तालीमी और इक्तिसादी एतबार से, उसको तोड़ने की बड़ी भरपूर ये कोशिश है। और उसके लिए कानून को तोड़ना, अदालतों का एहतराम न करना, और हर सूरत से सरकार के जरिए कानून अपने हाथ में लिए जाने की हरकतें इस मुल्क में की जा रही हैं। और जाहिर है कि ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। ये एक बेहद तशवीशनाक सूरत है। अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊं कि इस रामनवमी से शायद एक दिन पहले की ही बात है, गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस हुई है मीडिएशन पर, जिसमें लॉ मिनिस्टर ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को टीम वर्क के तौर पर काम करना चाहिए। तो ये एक खुला मैसेज शायद दिया। अब से पहले बहुत सी चीजें होती रही, अब ये लॉ मिनिस्टर की तरफ से भी ये बात कही गई है कि टीम वर्क के तौर पर काम करें। यानी अब से पहले जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, ये चारों स्तंभ होते हैं किसी भी जनतंत्र के, डेमोक्रेसी के, और ये चेक एंड बैलेंस भी हैं। अब वो टीम वर्क की बात कह रहे हैं, तो क्या वो टीम वर्क इसी तरफ लेकर के जाएगा? देखिए, जो लेजिस्लेचर है, यानी पार्लियामेंट, और जो ब्यूरोक्रेसी है, इंतजामिया, जो फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाती है, ये दोनों तो एक टीम की हैसियत से काम करते ही हैं पहले से। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता रहा है, और ये हर डेमोक्रेसी में होता है, कि जुडिशरी आजाद होती है और मीडिया आजाद होता है। लेकिन मीडिया अब आजाद नहीं रहा। ये तो हम देख रहे हैं कि मीडिया सारा का सारा, जो पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं हमारे, उनके हाथों सर बिका है, और पूंजीपति सरकार के हाथों में है। तो मीडिया और ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेशन, ये एक साइड में पहले ही खड़े हुए हैं। बच जाता है जुडिशरी। तो जिस अंदाज से जुडिशरी के फैसले पिछले दिनों आते रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हों या सुप्रीम कोर्ट हों, हमने देखा जो फौरी तौर पर इमरजेंसी जरूरत की चीजें हैं, उनको अदालतों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मसलन 370 के इशू पर अदालत ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कोई सुनवाई नहीं की। 10% इकोनॉमिक कोटा जो सरकारी एक बजट बिल था, उसको ठंडे बस्ते में उठा के डाल दिया। इसी तरीके से गुड़गांव में जुमे की नमाज के मसले को लेकर अदालत में गए, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। जबकि 24 घंटे के अंदर अदालत किसी दूसरे मामले में जिसमें सरकार को फायदा होना होता है, फौरन खुल जाती है। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, उन्हें कोर्ट नहीं सुन रहे हैं इस वक्त। जो बर वक्त उनको सुनना चाहिए, वो नहीं सुना जा रहा है। तो जो सरकार की मंशा के मुताबिक है, वो सुनने के लिए हर अदालत के पास वक्त है। जो अवाम की मंशा के मुताबिक चीजें हैं, वो सुनने के लिए कोर्ट्स के पास वक्त नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है
कि जो ऐलान अब किया जा रहा है कि इन सबको एक टीम की हैसियत में काम करना चाहिए, उस पर पहले से ही अमल दरामद हो रहा है। तो अगर जुडिशरी इस मुल्क में आजाद न रहे और मीडिया आजाद न रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि डेमोक्रेसी दम तोड़ रही है, जमहूरियत इस मुल्क में दम तोड़ती चली जा रही है। अभी खड़गांव के मामले में आपने कल देखा, मध्य प्रदेश में एक प्री प्लान फिसाद थे ये सारे, ये 7 स्टेट्स में 25 मकामात पर एक साथ रामनवमी के जुलूस पर ये तांडव मचाया गया। अब जाहिर है कि ये सब के सब भगवाधारी लोग थे। रामनवमी कोई पहली बार तो हो नहीं रही, सैकड़ों साल से रामनवमी होती है, शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस निकलते हैं, पुरअमन तौर पर चले जाते हैं। बंगाल में, बिहार में, असम में शोभा यात्रा का मुसलमानों ने इस्तकबाल किया, वहां उनको फ्रूट बांटे, पानी बांटा, शरबत बांटा, सब जगह किया ये, हमेशा करते रहे, यहाँ भी करते। लेकिन ये एक मंसूबा बंद साजिश थी जिसमें हिंदुत्व के फ्लैग बैरियर्स ने बाकायदा हफ्ता 15 दिन पहले से जाकर इन रियासतों में पब्लिक मोबिलाइजेशन किया है। कपिल मिश्रा ने भी किया है, कुलश्रेष्ठ ने भी किया है, ये सब वीडियो पर मौजूद हैं। वहां जाके लोगों को भड़काया इन्होंने पहले से। और फिर शोभा यात्रा के दौरान आप शोभा यात्रा निकालें, कहीं से भी निकालें इस मुल्क में, उसमें आप जाइए, भजन और कीर्तन करते हुए जाइए, लेकिन आप मुसलमानों के मोहल्ले में घुस के, मुस्लिम आबादी वाले मोहल्लों में घुस के, मस्जिद के सामने खड़े होके, मस्जिद को घेर के, और आप नारेबाजी, गाली गलौज करें, नारेबाजी करें, पत्थर फेंकें, और उसके बाद आप ये उम्मीद करें कि कोई आपको जवाब न दे। यानी तो सेल्फ डिफेंस जो हर शहरी को इस मुल्क में हासिल है, वो राइट टू सेल्फ डिफेंस भी आप चाहते हैं कि कर्टेल किया जाए और सब लोग जाके गर्दनें झुका दें कि आइए और हमको कत्ल कर दीजिए, आपका इस्तकबाल है हमें कत्ल करने के लिए। ये सूरत हाल इस मुल्क में चाहते हैं ये सरकार। ये मुमकिन नहीं है और ये कभी मुमकिन नहीं होगा, चाहे जितना कमजोर आदमी हो, चींटी भी पैर पड़ता है तो हाथी की खून में घुल जाती है। ये बात सरकार को याद रखनी चाहिए कि इतना कमजोर न समझा जाए मुसलमानों को भी कि आप इतना सीवियर प्रोवोकेशन करेंगे, एक्सट्रीम लेवल का प्रोवोकेशन, कि आप मस्जिदें घेर लेंगे, वहां पर आप गंदी नारेबाजी, गाली गलौज करेंगे, और उसके बाद भगवे झंडे मस्जिद पे आप लहरा देंगे और सब खामोश तमाशाई बने बैठे रहेंगे। पुलिस वहां पर खड़ी रह के पुलिस उन दंगाइयों को प्रोटेक्शन देगी, और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी रिएक्शन हो तो आपको अंदाजा है 12 घंटे से कम अरसे में मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा मकानात पे बुलडोजर चला दिए गए। इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से मालूम था। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों के घरों में और मस्जिदों पे पत्थर जमा किए गए थे, पेट्रोल बम जमा करके रखे गए थे। तो इसका बड़ा सीधा सा अगर ये इल्जाम दुरुस्त है, अगर दुरुस्त है, 1 मिनट के लिए हम मान लें, तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम इलाकों में लोगों को पहले से मालूम था कि कोई गुंडागर्दी की वारदात इन इलाकों में हो सकती है, और उसके लिए लोगों ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर ये चीजें उठा के रखी अपने पास अपनी हिफाजत के लिए। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था? अगर आम लोगों को ये बात मालूम थी कि ये होने वाला है और उसके लिए उन्होंने पत्थर और पेट्रोल बम उठा के रखे हुए थे, 1 मिनट को फर्ज करते हैं, तो क्या ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं थी? और अगर मालूम थी तो उन्होंने उसे रोकने की क्या कोशिश की? इस सवाल का जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। आज नहीं, आज कर लें जो भी जो जो करना चाहते हैं, लेकिन कल ये जवाब तो देना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कार्रवाई की। और उसके बाद आप 24 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर चला के सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लेते। इसका मतलब वो ये हुआ कि आपके पास फहरिस्तें थी कि किन लोगों को गिरफ्तार करना है, आपके पास फहरिस्तें थी कि किन मकानों को डेमोलिश करना है, किन दुकानों को डेमोलिश करना है। तो ये सब बर्बादी ये आवाम, ये कुछ गुंडों की नहीं है। मैं सीधे कहना चाहता हूं कि ये गुंडागर्दी सरकार की है। सरकार अच्छा ने अच्छा अच्छा, ये जो गुंडागर्दी सरकार की जो आप बता रहे हैं, देखिए, अब से पहले हमने उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी सीएए के प्रोटेस्ट में देखा कि वो नेम शेम का बोर्ड लगाए गए लखनऊ में, और उसके अलावा कुर्की की गई, पैसा लेने के लिए नोटिस भेजे गए। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया और उसको वापस कराने की कोशिश की। हालांकि इस बीच में उत्तर प्रदेश ने, सरकार ने अपना एक कानून भी बना लिया जिसके तहत वो फिर से नोटिस भेज रही है। तो ये 12 घंटे के अंदर अंदर मकानों का गिराया जाना,
क्या ये गैर कानूनी काम नहीं है? क्या अदालत, क्या हुकूमत को इसका हक है किसी भी हालत में? क्या कोई ऐसा हक है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये मैंने गुंडागर्दी, सरकारी गुंडागर्दी का लफ्ज मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया कि ये हरेक कानून की, मुल्क के हरेक कानून की खिलाफ वर्जी है और कानून अपने हाथ में लेने के मुतरादिफ है। और ये कानून अवाम ने हाथ में नहीं लिया है, ये खुद सरकार ने अपने हाथ में लिया है। मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी हरकत है और मुझे नहीं लगता कि अदालत में मामला जाएगा ही, तो कोई भी अदालत इसे कबूल कर सकेगी। बहरहाल अगर अदालत अदालत है तब तो वो इसे कबूल नहीं कर सकती मुल्क के कानून के मुताबिक। लेकिन अगर अदालत भी टीम बन गई है तो फिर जाहिर है कि किसी इंसाफ की कोई की नहीं जा। हाँ, अदालत अदालत का एक पिछले दिनों हमारे सामने एक ऑब्जर्वेशन था कि अगर मुस्कुरा करके कोई बात कही जाए तो वो कोई गुनाह नहीं है, ये कहने की कोशिश की थी, जिस मुस्कुराने के नतीजे में दिल्ली में दंगे हुए फरवरी 2020 में। अच्छा, अब आम लोग क्या करें? ये एक सवाल है। आम, खास तौर पे वो मुसलमान जिसे डराया जा रहा है, जो मकान तोड़ करके, ये एक बाकायदा नंगा नाच जिसे कहा जा सकता है, ये दुनिया को बताया जा रहा है, आवाम को बताया जा रहा है, खास तौर पे मुसलमान को बताया जा रहा है कि आप ने अगर थोड़ा सा भी रिएक्ट किया तो आपके खिलाफ सब कुछ किया जा सकता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ करे, आवाम कैसे करे? देखिए, ये बड़ा नेचुरल सा सवाल है कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये एक ट्रेलर है सिर्फ, हम्म, ये पूरी कहानी, पूरी फिल्म नहीं है। ये उसका आगाज और उसकी रिहर्सल है और बहुत जल्दी इसका खदशा है कि इस मुल्क में बड़े पैमाने पर इस किस्म की हरकतें हों। तो अगर ये खदशा है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस हर एक को हासिल है, जैसा कि मैंने कहा। और कुछ जानिब से एक कॉल आई है कि ईद की नमाज के वक्त में ब्लैक बैजेस पे, बाजू पे काली पट्टियां बांधी जाएं। मैं एक और बात ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त इस सूरत हाल में जबकि सरकारें जो है वो मानिदाना और दुश्मनाना अंदाज अख्तियार किए हुए हों, हिंदुस्तान में तमाम वो लोग जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, ऐसे तमाम मजलूम तबकात के लिए अगर सबसे महफूज कोई मकाम हो सकता है तो वो हिंदुस्तान की जेलें हैं। हम्म, हिंदुस्तान की जेलें सबसे ज्यादा महफूज मकाम है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस पे गौर किया जाना चाहिए तमाम मुस्लिम तंजीमों को, इदारों को और ऑर्गेनाइजेशंस को कि अगर ये चीजें खुदा ना खास्ता बढ़ती हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है सब कुछ। ठीक है, पहली चोट हमको लग रही है तो दर्द अभी को हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन 20% मुल्क की आबादी को अगर आप ये तकलीफ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं, 20% मुल्क को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और अगर ये तकलीफ बढ़ती चली जाए तो जाहिर है कि आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं इस किस्म की हरकतें करके। श्रीलंका का हशर हमारे सामने है कि क्या हुआ, यही किया था हम्म, श्रीलंका के लोग ने। और आज देखिए भीख मांग रहा है श्रीलंका, और कितना बड़ा टर्मोइल है। वो टर्मोइल अगर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में आता है तो मुल्क का क्या होगा? जो सवाल मुल्क का है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। तो मुल्क की हिफाजत, मुल्क की बका और खुद अपनी हिफाजत, अपनी बका के लिए अगर हम महफूज होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम 20 करोड़ मुसलमान अपने घरों से निकल के सीधे जेलों का रुख करें और वहां जाके रहें। और ये याद रखें कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है खाली मुल्क के अंदर नहीं है, दुनिया ग्लोबल विलेज है। सारी दुनिया देख रही है खुली आंखों से कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से पामाल किया जा रहा है, कैसे जमहूरियत को रौंदा जा रहा है, किस तरीके से कानून को पामाल किया जा रहा है। सारी दुनिया खुली आंखों से देख रही है, छुपा नहीं सकेंगे। अगर आप ये सब करते रहे, हमारा ट्रेड, हमारी इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी, हर चीज उससे मुतासिर होगी। सारी दुनिया का कारोबार हमसे करना बंद हो जाएगा कि डिस्टर्ब कंट्री है, यहाँ से पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कारोबार बंद हो जाएंगे। तो ये नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट में, इंडस्ट्री में मुसलमान नहीं है। हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, भारत के पास सब कुछ है। लेकिन हमसे हमको अगर मारा गया तो भारत खोएगा, और ये नुकसान जाहिर है कि ये हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का, सबका होगा। इसलिए भारत की हिफाजत करनी है, अपनी हिफाजत करनी है तो जेल चलिए,
वहीं पर फिर सरकार की जवाबदेही बनेगी और सारी दुनिया में उसका हाहाकार मचेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मालूम होना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, अभी तक आमतौर पर शिकायत की जाती रही है, अपोजिशन पार्टियां कुछ नहीं कर रही। वो शिकायत अपनी जगह जायज है और वो जिसे सॉफ्ट हिंदुत्व का असर पॉलिटिकल पार्टियों पर है, उसका भी चर्चा होता रहा है। अब जो भी नाम नेहाद, हकीकी, बेबुनियाद या जो भी कुछ आप कहें, मुस्लिम लीडरशिप कहाँ है? वो कहीं से कुछ कुछ कहने बताने के लिए कहीं कोई मैदान में नहीं है। ऐसी हालत में जब घरों पर बिल्डोजर पहुंच रहे हैं, जब कहीं से कुछ हो सकता है, किसी के भी घर के सामने आकर के कोई भी हुड़दंग हो सकती है, ये मुसलमान लीडरशिप कहाँ है? ये बहुत हैरत की बात है। देखिए, सेकुलर पार्टियों से तो शिकायत है ही कि वो हमको खाली वोट बैंक समझ के हमारा वोट लूट लिए हैं। मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, हमारा वोट लूट लिए हैं। अभी अखिलेश यादव नहीं बोले, सीतापुर में कितना घिनौना बयान एक गेरुए कपड़े पहने हुए गुंडों ने दिया कि मुसलमान औरतों को मेरे पास लाओ, मैं रेप करूंगा। अभी भागा फिर रहा है, लेकिन ये बयान आया, उस पर अखिलेश यादव का कोई वो नहीं है, कोई रद्द अमल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग खामोश हैं। दिग्विजय सिंह का एक बयान आया कि मध्य प्रदेश के लीडर है, तो वहां से बोले। तो राहुल गांधी का कोई सीधा बयान नहीं आया। अगर तमाम अपोजिशन पार्टियां इस किस्म के वाकयात को लेके सड़क पे आ जाती, तो आज भी जमहूरियत में कम से कम इतना दम जरूर बाकी है कि अगर सड़क पर अपोजिशन हो तो हुकूमत की मजाल नहीं होती है कि वो इकदाम कर सके। ये आज भी अभी तक मौजूद, लेकिन इन पार्टियों की खामोशी इस बात को जाहिर करती है कि वो खुद एक हिंदू राष्ट्र के कयाम के लिए राह हमवार कर रही हैं। ये तमाम सेकुलर पार्टियों के बारे में आज बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो आपने मुस्लिम तंजीमों और इदारों की तरफ इशारा फरमाया, ये देखिए, एक एक दिन में फ्रंट पेज के इश्तहार देने वाली तंजीमें कि हमने ये किया और हम ये मुकदमे लड़ रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, ये तंजीमों का एक बयान अभी तक सामने नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये तंजीमें कहीं ना कहीं उसी टीम का हिस्सा हैं। और मैं वाजे कह रहा हूं, वो टीम जो आपने जिसका कहा कि एक लेजिस्लेशन और ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और मीडिया एक टीम बन के काम कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ, उसी टीम का हिस्सा ये मुस्लिम तंजीमें भी बन गई हैं कि जिस तरीके से वो इस तमाम मामले में खामोश हैं, ये भी खामोश हैं। ऐसे में मुकामी सतह पर जो मुकामी मुसलमानों की लीडरशिप है और मुकामी तंजीमें, छोटी छोटी तंजीमें हैं, उन्हें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि हमको अपने से क्या करना है। हमको ये रिवायती लीडरशिप से अलग हटके नई लीडरशिप, नौजवान लीडरशिप को मोबिलाइज करना पड़ेगा और वो ये फैसले करें कि हमको काली पट्टियां बांधनी है या हमको जेल जाना है या हमको कैसे सद्देबाप करना है। ये अब सेकंड लाइन लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो उठ के ये फैसले करें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। ये बात और भी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात आपने कही मुस्लिम लीडरशिप के सिलसिले में, और खास तौर पर लोकल लेवल पर जहां सेकंड रैंकिंग मुस्लिम लीडर्स हैं, नौजवान जो सामने आ सकते हैं, वो आए और इन मामलात को एक तरह से अपने हाथ में लें और समझें। क्योंकि जिन इदारों और तंजीमों की तरफ लोग देखते हैं, जो फ्रंट पेज खबरों में अक्सर मुस्लिम लीडर के तौर पर देखे जाते हैं, वो तो आधी रात में जाकर के मिलाते हैं आरएसएस के सरबराह से, और अयोध्या का फैसला भी हो जाता है और उसके बाद बहुत कुछ होता रहा और अब भी हो रहा है, वो मुसलसल खामोश हैं। ये बहरहाल तस्लीम रहमानी साहब, आप बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, और आपने ये भी बताया कि ये जो रामनवमी के मौके पर जो फसादात हुए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मकानों को 12 घंटे के अंदर तोड़ा गया, ये एक तरह से सरकारी गुंडागर्दी आपने कही, और आपने ये भी कहा कि ये इलेक्शन की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को, नाजरीन को वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।